हाँ जी बच्चों, कल हम लोगों ने एक जाते जाते एक चार्ट को हमने समझा था, जिसमें हमने कमर्शियल बैंक्स की जो फंक्शंस हैं उनको हमने स्टडी किया। तो कमर्शियल बैंक्स के टू फंक्शंस होते हैं। नंबर वन प्राइमरी फंक्शन एंड नंबर टू सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं बच्चों? जो सबसे बेसिक और सबसे फंडामेंटल वर्क है जो कमर्शियल बैंक्स करते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन में सिर्फ दो फंक्शंस आते हैं, एक आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और एक आता है एडवांसिंग ऑफ लोन। ठीक है, ये प्राइमरी फंक्शंस में आते हैं। अब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि हम जैसे जो लोग हैं, जो अकाउंट होल्डर्स कहलाते हैं हम लोग, कि हमारा अकाउंट है ना, तो हम किन किन अकाउंट्स में पैसा डिपॉजिट करवा सकते हैं, मतलब बैंक के पास हम डिपॉजिट किस किस वे में कर सकते हैं, है ना। हाउ मेनी आर वेज वी कैन डिपॉजिट आवर मनी इनटू आवर बैंक। तो बच्चों तीन तरह के डिपॉजिट यहाँ हो सकते हैं। ठीक है, एक तो करंट अकाउंट हो सकता है, एक सेविंग अकाउंट हो सकता है और एक टाइम डिपॉजिट भी हो सकता है। ठीक है, टाइम डिपॉजिट एक अलग चीज है। ठीक है, और बाकी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, मतलब तीनों में डिफरेंस है लेकिन काफी सारी सिमिलैरिटीज भी लेके ये बीच में आते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे इनको। एडवांसिंग ऑफ लोन, लोन कितने तरह का दिया जा सकता है ये मैंने बताया था। एक तो होता है कैश क्रेडिट, एक होता है डिमांड लोन और एक होता है बच्चों टर्म लोन। ये मैंने कल आपको समझाया था अच्छे से। उसके अलावा भी बैंक कुछ काम करता है। ये जो दो वर्क है, इन दोनों काम के अलावा भी बैंक कुछ काम करता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग ऑफ लोन। इसके अलावा भी कुछ साइड वर्क्स जो हैं, जो सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्क्स हैं, वो बैंक करता है। जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको देता है, जैसे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स करता है, जैसे आपके एजेंट के तौर पे काम करता है और बदले में आपसे कमीशन लेता है। एजेंसी का मतलब यही होता है। और एक जनरल यूटिलिटी फंक्शंस की आपको आपके दैनिक जीवन में आपको जो नॉर्मल यूटिलिटी वाली सर्विसेज है वो भी देता है। क्या क्या होती है देखते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम प्राइमरी फंक्शंस पढ़ रहे हैं बच्चों, और प्राइमरी फंक्शंस में है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। डिपॉजिट एक्सेप्ट करना अपने लोगों से या अपने कस्टमर से या अपने अकाउंट होल्डर से। बैंक क्या करता है? डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है कि आप पैसा जमा करवा दो हमारे पास, वो हमारे पास सेफ रहेगा। ठीक है, लेकिन जब कस्टमर पूछेगा कि भाई हम पैसा कहाँ जमा कराएं, आपके यहाँ पे कितने तरह की अकाउंट्स की फैसिलिटी है, तो बैंक बोलेगा कि हमारे यहाँ पे तीन तरह के अकाउंट्स की फैसिलिटी है। ठीक है, तो डिपॉजिट तीन तरह से जमा हो सकती है। नंबर वन डिपॉजिट कौन सी होती है बच्चों? करंट अकाउंट डिपॉजिट। नंबर टू होती है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड नंबर थ्री होती है टाइम डिपॉजिट, या इसको टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो करंट अकाउंट डिपॉजिट क्या होता है? कुछ बहुत खास खास बातें हैं और वो इस अंदाज में मैंने लिखी है कि तुम्हें मैटर भी याद हो जाएगा और दोनों के बीच में कंपैरिजन भी हो जाएगा, है ना। तो जरा देखो, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों को हम यहाँ समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करंट अकाउंट की। सभी को याद होगा, कल मैंने बताया था करंट अकाउंट जनरली कौन ओपन करवाता है? एक बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। ठीक है, ये मैंने बताया था, बिजनेसमैन ओपन करवाता है। क्यों करवाता है उसका रीजन भी मैंने समझाया था। क्योंकि बिजनेसमैन के जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है बच्चों, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, एक दिन में कितने भी अमाउंट के कितने भी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। ना तो अमाउंट की बंदिश होनी चाहिए, ना ही नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की बंदिश होनी चाहिए। और वो बंदिश कहाँ नहीं होती? करंट अकाउंट में नहीं होती। एक दिन में आप 50, 100, 150 कितने भी ट्रांजेक्शन करो यार, फर्क नहीं पड़ता, आप बिजनेसमैन हो सकता है एक दिन में आपके 100 सेल के ट्रांजेक्शन हुए हो, तो हो सकता है कि 100 मनी आपके पास 100 टाइम्स अकाउंट में डिपॉजिट हुई हो। एनीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, और अगर आप पेमेंट करते हो, अगर आप एक डीलर हो तो आप परचेजिंग भी करते हो, तो हो सकता है आपने मल्टीपल टाइम्स परचेज किया हो, तो आपको कई बार पेमेंट भी करना पड़ा हो। तो रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब एक सुविधा आपको दी जाती है तो दूसरी चीज आपसे ले ली जाती है। इस अकाउंट की बुराई क्या है? पहली चीज अच्छी क्या लगी बच्चों यहाँ पे, कि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स और अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन पे कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी कर सकते हो। लेकिन इसकी बुरी बात यह है कि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। आपका जो पैसा डिपॉजिट है उस पर पीरियोडिक इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाता। ये यहाँ इसकी बुराई है। तो एक बार जरा पढ़ लो। पहला पॉइंट तो ये है कि भाई मेंटेन कौन करता है इसको? तो याद रखिए बच्चों, मेंटेन्ड बाय बिजनेसमैन with the intention of making transactions without any restrictions। ठीक है, ये बिजनेसमैन मेंटेन करते हैं इस अकाउंट को। ओके, और इंटेंशन क्या होता है? कि उन्हें ट्रांजैक्शन करने होते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अब रिस्ट्रिक्शन में तुम समझ जाओ, दोनों आ गए, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के भी आ गए और अमाउंट का भी आ गया। दोनों ही रिस्ट्रिक्शन इस अकाउंट पे नहीं होते। दूसरी काम की बात, दे कैन बी ड्रॉन अपॉन अ चेक विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन।
क्या ये अकाउंट चेकेबल होता है? हाँ बिल्कुल होता है, ये अकाउंट जो है ये चेकेबल होता है। यहाँ डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों चेक से पॉसिबल है, ठीक है, तो ये अच्छी बात है, चेक यहाँ पे अवेलेबल है, चेक फैसिलिटी अवेलेबल है। और लास्ट पॉइंट जो मैंने तुम्हें बताया काम की बात, कि बैंक इस अकाउंट की डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट पे नहीं करता है, ये बात ध्यान रखना। आपने पैसा जमा करा रखा है ना, तो उस पर इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं किया जाएगा, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उस पर। तीन बातें याद रखो। मेंटेन कौन करता है इस अकाउंट को? बिजनेसमैन। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के ट्रांजेक्शन्स करने हैं, ठीक है, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है इस अकाउंट में, ना अमाउंट की ना नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स की। दूसरी काम की बात, यहाँ पे चेक फैसिलिटी अवेलेबल होती है करंट अकाउंट में, ये बहुत अच्छी बात है, हमें याद रखनी है। और तीसरी चीज कि बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट नहीं देता है, ये अच्छा पॉइंट है और ये बुरा पॉइंट है, ठीक है। अच्छा पॉइंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक आपको एडिशनल फैसिलिटी मिल गई कि आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी लिमिट की टेंशन के आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। लेकिन एक बुराई क्या है कि आपको यहाँ पे कितना भी पैसा आपके पास पड़ा हो, आपको इंटरेस्ट का नुकसान है, ठीक है, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, ये एक चीज यहाँ पे होती है। अब आते हैं बच्चों सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट में मैं इन्हीं पॉइंट्स को पैरेलली लिख के समझाऊंगा, ठीक है। जैसे करंट अकाउंट मेंटेन कौन करता था बच्चों? बिजनेसमैन। तो सेविंग अकाउंट मेंटेन कौन करता है? मेंटेन्ड बाय हाउस होल्ड्स। जो हम जैसे लोग हैं, जो सैलरी एंड प्रोफेशन वाले लोग जो होते हैं, हम जैसे लोग जो होते हैं, बिजनेसमैन नहीं, जो हम जैसे लोग होते हैं, है ना, नॉर्मल घरेलू लोग जो होते हैं, वो इस अकाउंट को मेंटेन करते हैं, जनरली जो जॉब करते हैं, ठीक है। और नाम से ही पता लग जाता है सेविंग अकाउंट। इस अकाउंट में पैसा डालने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या ट्रांजेक्शन्स करने हैं हमें फ्रीक्वेंटली? नहीं, फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन्स हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता बच्चों। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव होता है पैसे को सेव करना है। और बैंक भी ये बात जानता है, जब आप पैसे को सेव करोगे ना, तो बैंक उस पर इंटरेस्ट देगा। तो सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट की फैसिलिटी होती है। अच्छा, दूसरी चीज, क्या चेक फैसिलिटी यहाँ भी अवेलेबल है क्या? हाँ बिल्कुल, सेविंग अकाउंट्स पर भी चेक फैसिलिटी अवेलेबल होती है। अगर आप में से किसी का अकाउंट होगा बेटा, तो आपको पता होगा कि चेक बुक आ जाती है, और आप सेविंग अकाउंट पर भी चेक फैसिलिटी को एंजॉय कर सकते हो, चेक्स आपको अवेलेबल होते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये कि मेंटेन कौन करता है? मेंटेन बाय हाउस होल्ड्स। दूसरा पॉइंट ये, डिपोजिटर्स आर गिवन चेक फैसिलिटी। ये एक बहुत अच्छी बात है, चेक फैसिलिटी होती है, ठीक है। लेकिन एक खराबी जो यहाँ पे है, जो करंट अकाउंट की अच्छी बात थी वो यहाँ पे बुराई है, और जो करंट अकाउंट की बुराई थी वो यहाँ पे अच्छाई है। करंट अकाउंट की अच्छाई यहाँ पे बन गई बुराई, वहां पे नो रिस्ट्रिक्शन, लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन। और करंट अकाउंट की जो बुराई थी, नो इंटरेस्ट, वो यहाँ पे अभी देखना बन जाएगा इंटरेस्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, देखो जरा सब लोग ध्यान से एक बार, देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड अमाउंट विड्रॉ। बेटा यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स कितने हो सकते हैं एक दिन में, और उनका अमाउंट कितना हो सकता है, यहाँ पे सब रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है ना, ये बैंक बाय बैंक वेरी करता है, ठीक है। हर बैंक की अलग एक लिमिट होती है, सब बैंक्स अपनी तरफ से एक लिमिट बताते हैं कि आप एक दिन में इतना ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, तो उनकी जो लिमिट है, अगर यूपीआई से ट्रांजेक्शन करते हो तो 1 लाख रुपीज की लिमिट है, आप एक दिन में 1 लाख तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हो। लेकिन अगर उससे ज्यादा करना चाहोगे तो यूपीआई से नहीं होगा। और ये सिर्फ मैंने यूपीआई की बात की है, अलग अलग टाइप के अकाउंट्स के लिए अलग अलग टाइप की लिमिट्स तय होगी, अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन्स के लिए अलग अलग टाइप की लिमिट्स तय की उन्होंने, अकाउंट की नहीं, ट्रांजेक्शन्स की, ठीक है। ट्रांजेक्शन कई मोड्स में हो सकते हैं, चेक से एक दिन में कितना हो सकता है, कैश में एक दिन में कितना हो सकता है, आप एटीएम से मैक्सिमम कितना निकाल सकते हो, ये सब लिमिट तय कर रखी है ना। खैर वैसे एटीएम का सबको याद होगा, एक दिन में 20,000 से ऊपर आप सेविंग अकाउंट से नहीं निकाल सकते, ठीक है, एटीएम के थ्रू। ज्यादा निकालने तो आप बैंक में जाओ, ठीक है, वहां से निकालोगे तो लिमिट थोड़ी बढ़ जाती है ना, देखनी पड़ेगी एग्जैक्टली कितनी है, लेकिन ये हर बैंक से वेरी करती है, बैंक बाय बैंक वेरी करती है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट बच्चों जो इसकी अच्छी बात है, एक सेकंड बेटा पूरा होने वाला है, 1 सेकंड, दे कैरी अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि करंट अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होती थी, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। यहाँ पे आपको डिपॉजिट अमाउंट पे, अब भले ही वो आपने फिक्स डिपॉजिट नहीं करवाया, लेकिन फिर भी सेविंग अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा है आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, ये अच्छी बात होती है, ठीक है। तो बेटा पॉइंट टू पॉइंट याद रखो, करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं बिजनेसमैन, सेविंग अकाउंट कौन मेंटेन करते हैं? हाउस होल्ड। करंट अकाउंट मेंटेन करने का पर्पस क्या होता है? कि हमें ट्रांजेक्शन्स करने विदाउट रिस्ट्रिक्शन। सेविंग अकाउंट मेंटेन करने का पर्पस क्या होता है? कि हमें तो भैया सेविंग करनी है, हम जॉब वाले लोग हैं, ठीक है। दोनों में कॉमन चीज क्या है? कि दोनों में चेक फैसिलिटी आपको दी जाती है, ठीक है। और दोनों में एक चीज अच्छी एक चीज बुरी है, करंट अकाउंट में नो रिस्ट्रिक्शन, सेविंग अकाउंट में रिस्ट्रिक्शन है, एक दिन में कितना ट्रांजेक्शन हो सकता है।
ठीक है। लेकिन करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो ये दोनों अकाउंट हमने पढ़े, कंपैरेटिवली स्टडी इनकी करनी चाहिए। अब बोलो भाई कौन क्या बोल रहा था, फटाफट बोलो। सर सेम बैंक में एक पर्सन दोनों टाइप के अकाउंट खुलवा सकता है ना? जैसे कोई बिजनेसमैन है वो सेविंग अकाउंट सेम बैंक में खुलवा सकता है ना? देखो अगर बिजनेसमैन है ना, तो देखो कभी भी बिजनेसमैन का अकाउंट नहीं होता है, वो बिजनेस के नाम से होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट हमेशा फर्म के नाम से या फिर आपके एंटरप्राइज के नाम से होता है ना, बिजनेसमैन के नाम से नहीं होता है ना। हाँ, उसका बेनिफिशियरी बिजनेसमैन जरूर होता है। ठीक है, तो एक जब बिजनेसमैन उसमें काउंट नहीं हो रहा तो डेफिनेटली अपना सेविंग अकाउंट अलग से खुलवा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, खुलवा सकता है। क्या सभी को क्लियर है दोनों अकाउंट, यस और नो? यस सर। चलो ठीक है। हाँ आयुष बोल। सर असर्शंस और रीजनिंग। हाँ यार वो मेरे दिमाग से आज भी स्लिप हो गया। मैंने सोचा था सुबह मॉर्निंग में उठते ही मैंने सोचा था कि आज एजर्शन वाला क्वेश्चन बच्चों को करवा देंगे, लेकिन फिर माइंड से स्लिप हो गया। करते हैं, चलो करते हैं यार। मतलब जब तक मैं कराऊंगा नहीं तब तक मैं टेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन सब लोग प्रिपेयर्ड रहना, है ना। टेंशन मत लो, मैं एक दो दिन का टाइम सबको दे दूंगा। ठीक है, चलो लास्ट आते हैं बच्चों टाइम डिपॉजिट पे। टाइम डिपॉजिट देखो नाम से ही पता लग रहा है, डिपॉजिट एक फिक्स टाइम के लिए हो रही है, एक टाइम पीरियड के लिए आप डिपॉजिट कर रहे हो। और देखो जब आप एक टाइम पीरियड के लिए पैसा किसी को देते हो ना, तो सामने वाला ये उम्मीद करता है कि जब तक टाइम पूरा नहीं हो तब तक हमसे मांगना मत। ठीक है, लेकिन हम भी बेवकूफ थोड़ी ना है। हम ये बोलेंगे कि भाई इतने टाइम के लिए आपको जब हम पैसा दे रहे हैं ना, बेटा माइक बंद करो, किसका माइक चलो, हिमांशु माइक बंद करो। हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर हम किसी के पास पैसा अटका रहे अपना, हम किसी को एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, मान लो 2 साल के लिए मैंने 1 लाख रुपीज डिपॉजिट करवा दिए, अब अगर मैं 2 ईयर्स के लिए 1 लाख रुपीज दे रहा हूं, तो मैं ये चाहूंगा कि मेरे पास एक अल्टरनेटिव ये था कि भाई साहब अगर मैं इस 1 लाख रुपए को अपने सेविंग अकाउंट में रखता, इंटरेस्ट तो मेरे को वहां भी मिल जाता। आप ये मत सोचो इंटरेस्ट मेरे को वहां नहीं मिल सकता, इंटरेस्ट तो मेरे को सेविंग अकाउंट में भी मिल जाता। लेकिन मैंने आपके पास 2 साल तक के लिए पैसा अटकाया है, तो हम यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट की उम्मीद करें या कम की करें, बताओ बच्चों। टाइम डिपॉजिट में क्या उम्मीद करें? ज्यादा की। ज्यादा इंटरेस्ट। ज्यादा की। 2 साल के लिए पैसा रखा आपने किसी के पास, तो आप ये चाहोगे कि अगर सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट की रेट आपके 6% है, तो आप ये चाहोगे कि यहाँ पे 8% रेट हो, आप डेफिनेटली ये चाहोगे। ठीक है, तो टाइम डिपॉजिट पे पहली बात तो ये है कि इंटरेस्ट की रेट ज्यादा होती है। दूसरी चीज कि टाइम डिपॉजिट एक फिक्स टाइम के लिए होता है ना, नाम से पता लग रहा है जितने टाइम के लिए आप करवाते हो। क्या उस टाइम पीरियड में, जैसे इन दोनों अकाउंट को हमने पढ़ा अभी, इनमें चेक फैसिलिटी थी, क्या टाइम डिपॉजिट अकाउंट में चेक फैसिलिटी होती है? नहीं होती, याद रखना। वहां पे आप चेक से विड्रॉल नहीं कर सकते हो। ठीक है, हाँ अब तुम में से बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि सर हम चाहें तो एफडी को तोड़वा सकते हैं, तोड़वा सकते हो बेटा, दैट इज एक्सेप्शनल केस। लेकिन हम यहाँ पे प्रॉपरली एक सिनेरियो बना रहे हैं कि टाइम डिपॉजिट का मतलब यही है कि आपने उतने टाइम के लिए पैसा जमा करवा दिया, हम ये मान के चल रहे हैं। और ये मानता है, बैंक भी ये मानता है कि आप समय से पहले नहीं तोड़वाओगे। और बैंक भी आपसे बोलता है, मैंने खुद ने ये काम किया हुआ है, अगर बैंक में आपकी एफडी है और आप टाइम से पहले अगर उसको ऑफ करवाने जाते हो, तो बैंक आपसे बोलता है, बैंक के ऑफिसर्स आपसे बोलते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो, आपको भी नुकसान है हमें भी नुकसान है। लेकिन फिर भी अगर इमरजेंसी होती तो बैंक आपको रोकता नहीं है, आप टाइम से पहले एफडी को तुड़वा सकते हो। ठीक है, लेकिन जब डेट ऑफ मेच्योरिटी आती है तब एफडी को तुड़वाया जाता है, तब ऑटोमेटिकली वो मैच्योर हो जाती है और पैसा बढ़ा हुआ आपको मिल जाता है विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्या होता है टाइम डिपॉजिट, जरा एक बार पढ़ लो। दोज डिपॉजिट्स इन विच द अमाउंट डिपॉजिटेड विद बैंक फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए ये डिपॉजिट होता है, नंबर 1। नंबर 2, दीज डिपॉजिट्स डू नॉट एंजॉय चेक फैसिलिटी, ये चेक फैसिलिटी को एंजॉय नहीं करते, यहाँ पे चेकिंग अवेलेबल नहीं होती है, यहाँ पे ये अकाउंट चेकेबल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, दीज डिपॉजिट्स कैरी अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सवाल ये उठता है, मैं तुम लोगों से ही पूछ रहा हूं, तुम लोग आंसर दे देना, करेक्टली मैंने समझा दिया है। इंटरेस्ट की रेट यहां भी थी और यहां भी है, मुझे बताओ ज्यादा इंटरेस्ट की रेट कहां है, सेविंग या टाइम डिपॉजिट? टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट। ओके, और बच्चों टाइम डिपॉजिट एक कोई स्पेशल अकाउंट नहीं है, इसमें कैटेगरीज आती हैं और सबसे पॉपुलर 2 कैटेगरीज होती है इसमें टाइम डिपॉजिट में। एक तो होता है एफडी, जिसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। क्या बोलते हैं बच्चों? फिक्स डिपॉजिट, एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। और एक होता है आरडी, आरडी का मतलब होता है रैकरिंग डिपॉजिट। रैकरिंग का मतलब समझते हो बच्चों, रैकरिंग एंड नॉन रैकरिंग। रैकरिंग का मतलब होता है Yes. बार बार किसी चीज को रिपीट होना, तो रैकरिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे भी डिपॉजिट होता है,
लेकिन मैंने कल समझाया था एफडी में एक बार में आप पूरा अमाउंट डिपॉजिट करवा देते हो, लेकिन आरडी जो है उस आरडी में जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो होता है रेकरिंग बेसिस पे, पर मंथ बेसिस पे या पर क्वार्टर बेसिस पे, जो भी बेसिस हो उस बेसिस पे थोड़ा थोड़ा अमाउंट डिपॉजिट होता है ना, और उस पे इंटरेस्ट लगता है और आपको 1 साल 2 साल जितने टाइम की आपने आरडी करवाई है उसके बाद विद इंटरेस्ट आपको पैसा मिल जाता है। तो टाइम डिपॉजिट के एग्जांपल याद रखना, फिक्स डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट, ये 2 तरह के डिपॉजिट यहाँ पे होते हैं। इनकी इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती है सेविंग अकाउंट से, ठीक है। तो बच्चों तीनों जो अकाउंट है इन तीनों को एक बार कंपेयर कर लो और देख लो क्या सबको समझ में आ गए, यस और नो? यस सर। सर एक डाउट है सर। बोल आयुष। सर आपने जैसे बताया कि इमेच्योरिटी से मेच्योरिटी से पहले भी एफडी को तुड़वाया जा सकता है, हाँ तो हाँ, सर जो अमाउंट हम रिसीव करेंगे वो इंटरेस्ट कम समेत करेंगे। होगा या इंटरेस्ट बिना होगा? इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट आपको कब तक का मिलेगा? इंटरेस्ट आपको मिलेगा अप टू द डेट ऑफ विड्रॉल। आप जिस डेट को विड्रॉल कर रहे हो उस डेट तक का मिलेगा। जैसे 2 साल की एफडी है मान लो, देखो एफडी क्या होती है, एफडी का पेपर मिलता है आपको, अगर आप बैंक में एफडी करवाते हो तो एक फिक्स डिपॉजिट का पेपर आपको मिलता है, उस पर लिखा होगा कि एफडी कितने टाइम की है, 2 साल की। जैसे 1 लाख रुपए आपने जमा कराया तो उसमें लिखा होगा कि 1 साल बाद आपको कितने मिलेंगे, 1 साल बाद आपको 1,18,000 मिलेंगे। ये मेच्योरिटी अमाउंट है, ये लिखा भी होता है बेटा उसमें, ठीक है। अब उसमें लिखा है, अब तुम ये उम्मीद करो कि तुम 1.5 साल में इसको तुड़वा लेते हो, 1.5 ईयर्स बाद आप तुड़वा के अगर आप बोलो कि नहीं आप हमें पूरे 118 दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये नुकसान है आपको कि आपको थोड़ा सा, और एक छोटी सी बात यहाँ पे और होती है कि बैंक अगर टाइम से पहले आप तुड़वाते हो ना तो थोड़े से सर्विस चार्ज से ज्यादा काटता है आपसे, ये एक थोड़ी इंटरनल बात है, सर्विस चार्ज ज्यादा लेता है थोड़ा बैंक, ठीक है। बैंक ये चाहता नहीं है कि टाइम से पहले ये चीज हो, लेकिन अगर आप टाइम से पहले करवाते हो तो थोड़े से एडिशनल चार्ज ज्यादा लगते हैं, थोड़ा नुकसान आपको होता है उसका, ठीक है। तो जैसे आपने 1.5 साल में तुड़वा ली एफडी तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बेशक इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन वो पूरे 2 साल का नहीं, सिर्फ 1.5 साल का होगा। अब जैसे भुवन ने पूछा था कि डिफरेंस किस किस के बीच में, एक तो फिक्स डिपॉजिट और कौन सा बेटा? डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिमांड डिपॉजिट। डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। बेटा डिमांड डिपॉजिट में जनरली देखो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं जो कि मैं मानता हूं गलत है। बुक्स में, काफी सारी बुक्स में, मैं खुद वैसे 3 बुक्स लेके बैठा हूं, बुक्स में करंट अकाउंट को डिमांड डिपॉजिट बताया जाता है जनरली, लेकिन मैं तुम लोगों को बताऊं प्रॉपरली, मैं एमकॉम फाइनल तक के बच्चों को पढ़ाता हूं और मैं अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ाता हूं, ठीक है। और मैंने दोनों से एमकॉम की हुई है, मैं दोनों से मास्टर हूँ, एबीएसटी से और इकोनॉमिक्स से, दोनों से। और अकाउंटेंसी में तो मैंने यूनिवर्सिटी टॉप भी की हुई है। और मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ, ध्यान रखना कि जो करंट अकाउंट होता है, ये जो करंट अकाउंट होता है सिर्फ ये डिमांड डिपॉजिट नहीं होता, डिमांड डिपॉजिट में आपके दोनों आते हैं, करंट भी और सेविंग भी। तो दोनों की स्पेसिफिकेशन को याद रखें अगर डिमांड डिपॉजिट की बात आती है। और वैसे मतलब क्या होता है भाई, डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट का मतलब ऐसा अमाउंट जो डिपॉजिट है, जो आपको डिमांड करने पे आप जब जिस टाइम निकालना चाहो, जब निकालना चाहो तब आप निकाल सकते हो। क्या वो चीज करंट में हो सकती है? हाँ। क्या वो सेविंग में हो सकती है? बिल्कुल सेविंग में भी हो सकती है, ठीक है। तो मैं पर्सनली बेटा आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि डिमांड डिपॉजिट में दोनों आते हैं। तो अगर हमें डिफरेंस बताना हो डिमांड डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट में, तो क्या बताओगे? डिमांड डिपॉजिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, हाँ होती है, लेकिन कंपैरेटिवली कम होती है। फिक्स डिपॉजिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होती है। डिमांड डिपॉजिट्स जनरली जो है वो बिजनेसमैन और हाउस होल्ड्स मेंटेन करते हैं, ठीक है। जो आपका फिक्स डिपॉजिट है वो कोई भी मेंटेन कर सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है कि डिमांड डिपॉजिट में आपके ये मान के चलो कि पैसा टाइम से पहले जनरली लोग नहीं निकालते, सॉरी डिमांड डिपॉजिट में निकाला जा सकता है, टाइम डिपॉजिट में नहीं निकाला जा सकता, है ना। तो ऐसे करके 3-4 डिफरेंस बन जाएंगे। चेक फैसिलिटी एक में होती है, एक में नहीं होती है, ऐसे करके डिफरेंस बन जाएंगे 3-4, है ना। बनाना चाहोगे तो सब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों, अच्छा फिर पहला अगर हमने वर्क पढ़ लिया। हाँ बोलो। सर डिमांड डिपॉजिट में जैसे दोनों आते हैं, है ना, अपन डिफरेंस निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट वो लिख रहे हैं रिस्ट्रिक्शंस, है ना, तो फिर क्या लिखेंगे? रिस्ट्रिक्शंस होती है, एक में नहीं नहीं होती। नहीं 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 नहीं। अच्छा रेस्ट्रिक्शन, तो रेस्ट्रिक्शन में बेटा फिर ये लिख कि इनमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, डिमांड डिपॉजिट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, निकालो कभी पैसा, लेकिन टाइम डिपॉजिट में रिस्ट्रिक्शन है। हाँ वो रिस्ट्रिक्शन मत लिखना यहाँ पे, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, क्योंकि डिमांड में दोनों आ गए। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन मत लिखना कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की रिस्ट्रिक्शन या नहीं होती, ऐसा ना लिखे हम। जब डिमांड डिपॉजिट की आप बात कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आप रिस्ट्रिक्शन कौन सी लिखोगे कि पैसा निकालने की और पैसा जमा कराने की रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है, लेकिन टाइम डिपॉजिट में रिस्ट्रिक्शन है।
आप टाइम से पहले जनरली पैसा नहीं निकाल सकते, ठीक है। और चेक फैसिलिटी डिमांड डिपॉजिट में होती है, फिक्स डिपॉजिट में नहीं होती। ओके, याद रहेगा भुवन? यस सर, यस सर। चलो ठीक है ना। और एक बात याद रखना, ये जो मैंने बताई है कभी आ जाए, ठीक है। देखो सीबीएसई किसी बुक के बेस पे काम नहीं करता है, वैसे मैं तुम्हें बताऊं, एग्जाम पेपर जो बनाया जाता है वो प्रॉपरली बनाया जाता है, प्रॉपर नॉलेजेबल लोग बनाते हैं। तो कभी अगर आ जाए कि डिमांड डिपॉजिट में क्या आता है, तो ओनली करंट अकाउंट का अगर ऑप्शन हो और दूसरा कोई ऑप्शन सूटेबल ना हो, तो फिर तुम्हें करंट अकाउंट लगाना है। लेकिन अगर करंट एंड सेविंग दोनों का ऑप्शन अवेलेबल हो और करंट अलग से हो, तो तुम्हें दोनों वाला ऑप्शन लगाना है, बोथ, ये याद रखना। क्योंकि ये आपकी एबिलिटी टेस्ट है, दोनों ही आते हैं डिमांड डिपॉजिट में। जिसको मतलब पता नहीं होगा वो अलग करके आएगा डेफिनेटली, ठीक है। चलो, ये हमने पढ़ लिया पहला वर्क इसका, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। दूसरा, एडवांसिंग ऑफ लोन। ये बेटा कौन से फंक्शन पढ़ रहे हैं हम? प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन पहला वाला पढ़ लिया हमने, अब दूसरा पढ़ रहे हैं। लोन मैंने बताया था बेटा 3 तरह के होते हैं, कैश क्रेडिट, डिमांड लोन और टर्म लोन, ये मैंने बताया था। फटाफट से पढ़ लो, इसका मतलब मैं कल समझा चुका हूं कैश क्रेडिट क्या होता है। कैश क्रेडिट एक तरह से क्रेडिट शेल है। आपको आपके अकाउंट में एक अमाउंट दिया जाएगा, उस अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं लग रहा है ना, वो लोन माना जा रहा है, लेकिन उस अमाउंट से आप जितना यूज कर लोगे ना, उतना आपका लोन क्रिएट हो जाएगा। जैसे मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीस मेरे को फैसिलिटी दी है कैश क्रेडिट की, है ना। अब ये कैश क्रेडिट की फैसिलिटी, क्या ये 1 लाख मेरे ऊपर लोन है? क्या पूरे पे इंटरेस्ट लगना शुरू हो गया है? नहीं। इस 1 लाख रुपए में से मान लो मैंने शॉपिंग कर ली 10,000 रुपीज की और मैंने विड्रॉ कर लिया 10,000, तो बैंक क्या करेगा? 10,000 की आपकी इंस्टॉलमेंट्स बना देगा और आपको एक डेट दे देगा, इसके पहले आप जमा करवा दो और इस पे इंटरेस्ट लगा देगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो कैश क्रेडिट क्या होता है, पढ़ लो एक बार। कैश क्रेडिट रेफर्स टू अ लोन गिवन टू बोरोवर अगेंस्ट हिज करंट एसेट्स। लेकिन हाँ, एक पॉइंट बहुत काम का है, याद रखना, ये बच्चों कोई बहुत बड़ा लोन नहीं है। कैश क्रेडिट बहुत बड़ा लोन नहीं है 10, 15, 20 लाख का। ये छोटे मोटे लोन होते हैं जो क्रेडिट आपको मिलता है, छोटा क्रेडिट, है ना। शॉर्ट टर्म लोन है, एक तरह से बोल सकते हैं इसको, है ना। तो ये जो शॉर्ट टर्म लोन है बेटा, ये एक छोटे अमाउंट का लोन होता है, ये एक छोटे अमाउंट का लोन होता है। तो छोटे अमाउंट का लोन है तो आपके लिए यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आप बड़ी बड़ी ज्वेलरी और आप अपनी प्लांट एंड मशीनरी और घर वर सब गिरवी रख दो, ऐसा नहीं होता। कैश क्रेडिट में आप क्या गिरवी रखते हो, क्या मॉर्गेज रखते हो? आप अपनी करंट एसेट्स को यहाँ पे गिरवी रखते हो, ठीक है। ये किसके अगेंस्ट में लिया जाता है? करंट एसेट्स के अगेंस्ट में लिया जाता है। अब गिरवी रखने का मतलब ये नहीं होता बच्चों कि मान लो मैंने स्टॉक के अगेंस्ट में लिया है, तो मैं बैंक में जाके अपना स्टॉक रखे हूँ, है ना। कि मान लो कि एसी की शॉप है मेरी और मेरे पास 10 एसी का स्टॉक पड़ा है, उसके बिहाफ पे बैंक ने मान लो मेरे को क्रेडिट दिया, है ना। तो मैं ये नहीं करूंगा कि वो 10 एसी बैंक में रखूंगा कि भर लो भाई लॉकर में। बैंक बोलेगा हमारे पास तो लॉकर ही छोटा सा है, बोले बड़ा हो लॉकर, बड़ा बनवाओ, हमारे एसी रखो, हम गिरवी रखने आए। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता। स्टॉक जो है वो सिर्फ बताया जाता है कि देखो हमारे गोडाउन में इतने का स्टॉक है, जिसको हम बेचेंगे तो हमें पैसा मिल जाएगा। और बैंक इसी बिलीफ पे आपको लोन देता है कि आपकी करंट एसेट जो है वो नियर फ्यूचर में क्या हो जाती है? कैश में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी तो कस्टमर पेमेंट कर ही देगा ऑब्वियसली, है ना। तो पेमेंट आप कर दोगे, इसलिए आपको कैश क्रेडिट दे दिया जाता है। पढ़ो भाई क्या लिखा है। अ क्रेडिट लिमिट इज सैंक्शनड एंड द अमाउंट इज क्रेडिटेड इन हिज अकाउंट। जो अकाउंट होल्डर है उसके अकाउंट में एक अमाउंट डाल दिया जाता है। द बोरोवर मे विड्रॉ एनी अमाउंट विद इन हिज क्रेडिट लिमिट। और वो जो बोरोवर है जिसका अकाउंट है, वो चाहे जितना पैसा, जितना लिमिट में दिया गया है उतना उसमें से निकाल सकता है। और याद रखना, जितना निकालेगा, एक्चुअली विड्रॉल लिखा है मैंने, जितना निकालेगा उतने पे ही इंटरेस्ट चार्ज होगा, एंड द इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट एक्चुअली विड्रॉ, ठीक है। तो पहली बात तो ये शॉर्ट टर्म होता है, दूसरी बात है आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है, तीसरी बात है आप जितना चाहो उतना निकाल सकते हो, उतना लोन माना जाएगा, पूरा नहीं, सिर्फ उतना लोन माना जाएगा जितना आप निकालोगे। और सबसे काम की बात, ये किसके अगेंस्ट में लिया जाता है? करंट एसेट्स के अगेंस्ट में लिया जाता है, ये सबको याद रखना है। बोलो भाई, कैश क्रेडिट सबको समझ में आ गया? यस और नो? यस, यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड, डिमांड लोन। डिमांड लोन क्या होता है ये मैंने कल आपको बताया था बच्चों। डिमांड लोन एक ऐसा लोन है जो आपको दे तो दिया बैंक ने और बहुत खुशी खुशी दिया है, कोई टेंशन की बात नहीं है, और आपको पैसा चुकाने की भी टेंशन नहीं लेनी, और ना आपको फिलहाल इंटरेस्ट पे करना है। आपको ये सब तब करना है जब बैंक आपसे डिमांड करेगा।
अब बैंक भी ऐसा इनसेंसिटिव नहीं होता है कि आपको इमीडिएटली मांग ले, मेरे को तो 2 घंटे बाद पैसा चाहिए भाई, तूने 5 लाख रुपए लिए थे, लाख दे, ऐसा नहीं होता है। बैंक आपको हमेशा एक शॉर्ट नोटिस देता है ना, 10 to 15 डेज का, उसके बाद बैंक आपसे पैसा ले लेगा, ठीक है। पढ़ लो भाई डिमांड लोन में क्या होता है। डिमांड लोन रेफर टू दोज लोन्स विच कैन बी रिकॉल्ड ऑन डिमांड, ये सबसे काम की बात है, रिकॉल्ड ऑन डिमांड बाय द बैंक एट एनी टाइम। बैंक आपसे कभी भी पैसा मांग सकता है, लेकिन याद रखना, मैंने कल भी तुम्हें बताया था कि ये बहुत स्पेशल लोगों के लिए है। ये सोचो कि बैंक आप पे पूरा विश्वास कर रहा है कि हम जब चाहे तब मांग लेंगे इनसे, तो यार पता है ऐसा हम किसके साथ में करते हैं, जो हमारे बहुत जिगरी और हमारे दोस्त होते हैं ना, अरे तूने 200 रुपए लिए थे ना मेरे से, कोई बात नहीं यार, जब इच्छा हो तब दे देना, या फिर जब मेरे को जरूरत पड़ेगी मांग लूंगा मैं, बोलते हैं ना ऐसा। इसी तरह से बैंक आपके साथ इतना स्पेशल व्यवहार कर रहा है, तो वो तब कर रहा है जब आप बहुत अच्छे कस्टमर हो, आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, तो डिमांड लोन तब दिया जाता है जब आप बहुत अच्छे कस्टमर हो, आप रेप्यूटेड हो, है ना। द एंटायर सम ऑफ डिमांड लोन इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट। बेटा इंस्टेंटली आपको पूरा अकाउंट में ये पैसा मिल जाता है। मान लो मैंने 5 लाख रुपीज का लोन लिया है, तो बैंक आपको पूरा दे देगा एक बार में, बिना पूछे, बिना कुछ सोचे समझे। एंड इंटरेस्ट इज पेबल एनी टाइम। हाँ, ये एक जरूर बात है, अगर आप टाइम से पहले इंटरेस्ट पे करना चाहते हो, पीरियोडिकली तो कर सकते हो, जैसे आपने कहा है कि भाई हम तो हर मंथ पे कर देंगे, ठीक है, तो पर मंथ आप इंटरेस्ट पे करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फिर बैंक जब मांगेगा तो अगर कोई आउटस्टैंडिंग होता है उस टाइम कर देना, नहीं तो मत करना। अगर आपने एडवांस में ज्यादा पे कर रखा है तो मत करना, या फिर आप चाहो तो एक साथ पूरा इंटरेस्ट भी पे कर सकते हो ऑन इंटायर सम। आप जब पेमेंट करोगे तब भी पूरा पेमेंट एक साथ कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो तरह के हमने पढ़ लिए, कैश क्रेडिट और डिमांड लोन। तीसरा आता है बच्चों टर्म लोन। अब टर्म लोन कोई स्पेशल चीज नहीं है, ये वही लोन है हम जानते हैं जो, ठीक है। टर्म लोन में मैं आपको स्पेसिफाई कर रहा हूं बच्चों, दोनों लोन आते हैं, शॉर्ट टर्म लोन भी आते हैं, लॉन्ग टर्म लोन भी आते हैं, बैंक दोनों तरह के लोन्स आपको देता है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि जो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं ना, उन शॉर्ट टर्म लोन के लिए कोई अलग से डिपार्टमेंट नहीं बना होता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं ना, उन लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए बैंक में अलग से डिपार्टमेंट बना होता है। जैसे अगर तुम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाओगे या फिर तुम कहीं दूसरे बैंक में जाओगे, तो वहां पे तुम्हें मिल जाएगा कार लोन डिपार्टमेंट, होम लोन डिपार्टमेंट, ये अलग से मिलेंगे बेटा तुम्हें। एजुकेशन लोन डिपार्टमेंट, इनकी अलग अलग डेस्क होती है, अलग अलग लोग अपॉइंट होते हैं जो आपसे पूरी बातचीत करेंगे, आपको पूरा समझाएंगे, है ना। लेकिन शॉर्ट टर्म लोन के लिए ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन है तो दोनों ही टर्म लोन। तो याद रखना कि टर्म लोन में शॉर्ट टर्म भी आता है, लॉन्ग टर्म भी आता है, ठीक है। और दोनों लोन्स की सिमिलैरिटी ये है, और किसी को याद है मैंने कल टाइम पीरियड क्या बताया था, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कौन सा होता है? लॉन्ग टर्म का था 3 More than 3 years. 3 to 30 years। वेरी गुड, 3 to 30 years, वेरी गुड। 3 to 30 years का जो होता है वो तो होता है लॉन्ग टर्म, एंड लेस देन 3 years का जो होता है वो होता है शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो तुम देख लो, आपकी 3 साल तक का अगर लोन लेते हो आप, तो वो भी किस में काउंट होता है, शॉर्ट टर्म में काउंट होता है, ठीक है। ये हो गई बच्चों बात, और नॉर्मल बातें सारी यहाँ पे, ये किसी ना किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में लिया जाता है, ठीक है, अगेंस्ट सम कोलेटरल सिक्योरिटी। द मनी इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ बोरोवर एंड द बोरोवर कैन विथड्रॉ मनी फ्रॉम हिज अकाउंट। बेटा याद रखना, आपको जो लोन मिलता है ना, वो आपके अकाउंट में मिलता है। ऐसा नहीं होता कि भाई अटैची भर के आपको पैसा दे देंगे, वो सूटकेस भर के और ले जाओ भाई, फिल्मों की तरह बहुत कैश ही कैश दे दिया तुमको उठा के, है ना। 5 लाख रुपए का मैंने लोन लिया, तो बैंक बोल रहा है लेके आओ भाई, थैला लेके आओ, है ना, आपको दे भाई 5 लाख रुपए। अरे तुमने 11th क्लास में लोन लेने की एंट्री की थी तो क्या की थी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, क्या एंट्री की थी? सर क्या एंट्री कैश टू करते? बैंक। कैश अकाउंट है। नालायक हो। कैश टू बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ये एंट्री होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। एक तरफ आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, मान लो ₹1 लाख का आपने लोन लिया है, ठीक है, तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, आपका बैंक अकाउंट बढ़ जाता है। कैश टू बैंक लोन नाम की कोई एंट्री नहीं होती, याद रखना कभी भी, गलत बात है ये। कैश टू बैंक लोन नाम की कोई एंट्री नहीं होती, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन एंट्री होती है, ठीक है। इसमें आपकी लाइबिलिटी भी जनरेट हो गई और साथ में बैंक अकाउंट बढ़ गया, अब इस बैंक अकाउंट से आप निकाल लो पैसा, कैश में क्यों देगा बैंक आपको, ठीक है। और ये जो अमाउंट है ये आपको इंस्टॉलमेंट्स में या एक साथ, जैसे भी आपकी इच्छा हो, विद इंटरेस्ट आपको पे करना होता है। तो ये हो गए बच्चों टर्म लोन। ये हमने पढ़ लिया है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन हम पूरे फिनिश कर चुके हैं। 2 फंक्शन थे प्राइमरी फंक्शन में। नंबर 1 क्या था बच्चों, रिपीट करो,
नंबर 1 था एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स, जिसमें 3 तरह के डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है बैंक। नंबर 1 सेविंग बैंक डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट, और तीसरा हमने पढ़ा था फिक्स डिपॉजिट, इसको हम टाइम डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है, जिसमें फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट 2 टाइप्स की डिपॉजिट होती है। उसके बाद हमने पढ़ा लोन देने का भी काम करता है बैंक सेकंड टाइम, डिमांडिंग एडवांसिंग ऑफ लोन। तो इसमें 3 तरह के लोन हमने पढ़े बच्चों। पहला लोन कौन सा पढ़ा हमने, कैश क्रेडिट। दूसरा वाला कौन सा पढ़ा हम लोगों ने, डिमांड लोन। और तीसरा हमने पढ़ा है बच्चों टर्म लोन, ठीक है। तो ये हम प्राइमरी फंक्शन कर चुके हैं। अब फटाफट से आ जाते हैं सेकेंडरी फंक्शन पे। क्या सर सेकेंडरी फंक्शन में रॉकेट साइंस है? नहीं, बहुत इजी है, बहुत आराम से हो जाएंगे। ये मेन काम नहीं होते बैंक के, लेकिन सेकेंडरी काम होते हैं। सेकेंडरी मतलब बैंक इनको साइड के तौर पे करता है, ठीक है, ये फंडामेंटल वर्क नहीं होता। जैसे नंबर 1 ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्या सभी लोग जानते हैं यहाँ पे ओवरड्राफ्ट के बारे में, यस और नो? यस सर। यस सर। ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि आपको, अच्छा पहले तो ये बता दो कि Yes, ओवरड्राफ्ट sir. कौन से अकाउंट पे मिलता है, करंट पे या सेविंग पे? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट पे। करंट अकाउंट पे, वेरी गुड। करंट अकाउंट पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। और ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि मान लो कि मेरा जो अकाउंट है एसबीआई में, उस पे बैंक ने मेरे को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रखी है 50,000 की। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रखी है 50,000 की, लेकिन अभी जो करंट का बैलेंस है मेरा, वो बैलेंस है मान लो बच्चों 10,000 रुपीज का। 10,000 रुपीज का मेरे अकाउंट में बैलेंस चल रहा है करंट अकाउंट में। अब ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, देखो मान लो मुझे पेमेंट करना है 25,000 का। कितने का पेमेंट करना है? 25 का। अब मैंने चेक किया मेरे अकाउंट को, तो मेरे अकाउंट में तो सिर्फ 10,000 ही थे। मेरा सिर दर्द हो गया। लेकिन फिर मेरे को याद आया, अरे बैंक ने मेरे को ओवरड्राफ्ट दिया हुआ था। ओवरड्राफ्ट, ओवर मतलब ज्यादा ड्राफ्टिंग, पैसा ज्यादा निकाल लो, बैंक आपको कह रहा है, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो बैंक से आप क्या करोगे, पूरे 25 निकाल लोगे। अब तुम बोलोगे सर 10 ही तो थे बैंक में। अरे कोई बात नहीं, 10 तो निकल जाएंगे, साथ में अब आपका अकाउंट शो होगा -15,000, ठीक है। और आपने क्रेडिट लिमिट कितनी यूज कर ली, इसमें से 15 यूज कर चुके हो आप चाहो तो 35,000 और निकाल सकते हो। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है कि जितना अकाउंट में आपके बैलेंस है, उससे ज्यादा अप टू द गिवन लिमिट आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, और बैंक आपसे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में विद इंटरेस्ट वो अमाउंट वापस ले लेगा। इसको हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है। फटाफट देख लो सब लोग एक बार। सर ये तो करंट अकाउंट में होता होगा। हाँ बिल्कुल, करंट अकाउंट में होता है, मैंने पहली लाइन ये बताई है, करंट में ही होता है, ठीक है। इट रेफर्स टू अ फैसिलिटी इन विच अ कस्टमर इज अलाउड टू ओवरड्रॉ। ओवरड्रॉ, देखो नाम से पता लग रहा है, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्रॉ करते हो आप, जितना अमाउंट है उससे ज्यादा निकाल रहे हो, है ना। ओवरड्रॉ हिज करंट अकाउंट अप टू एन एग्रीड लिमिट। ऐसा नहीं कुछ भी कितना भी निकाल लूंगा, नहीं नहीं नहीं, बैंक बताता है कि कितनी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया 50,000, तो तब वहां तक का आप निकाल सकते हो, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर बैलेंस। दिस फैसिलिटी इज जनरली गिवन टू रिस्पेक्टेबल एंड रिलायबल कस्टमर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड। याद रखना, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऐसे किसी चलते फिरते एरे गहरे नत्थु तेरे को नहीं दे देते। ये सिर्फ रेप्यूटेबल अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले कस्टमर्स को ही मिलती है, जिन पे बैंक को भरोसा है कि ये पुराने अकाउंट होल्डर्स हैं और ये अपने लोन टाइम पे चुका देते हैं और ये पैसा दे देते हैं, तो बैंक उन्हीं को क्रेडिट देता है। आगे बढ़े। कस्टमर्स हैव टू पे इंटरेस्ट टू द बैंक ऑन द अमाउंट ओवरड्रॉन बाय देम। और जितना ओवरड्राफ्ट आप करते हो, ऑब्वियसली एक लोन है ना। 10,000 रुपीज थे लेकिन आपने 25 निकाल लिए, तो 15,000 जो बैंक की तरफ से दिए गए हैं, ऑब्वियसली जब तक आप पे नहीं करोगे तो वो लोन है, तो आपको इस 15,000 पे क्या देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये हो गया बच्चों ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट सबको क्लियर है, यस और नो? यस सर। ठीक है। यस हाँ बेटा बोलो 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 बोलो, कौन क्या बोल रहे हैं? सर, ये बैंक को हमें इन्फॉर्म भी करना पड़ता होगा कि हमें फैसिलिटी यूज करनी है? हाँ बिल्कुल, आपको अप्लाई करना पड़ता है, बैंक अपने आप थोड़ा देता है, लेकिन आज के टाइम में बैंक आपको ऑटोमेटिकली बता देता है। जैसे अगर आप किसी चीज के लिए एलिजिबल हो, तो बैंक आपको बोल देगा, डियर कस्टमर यू आर नाउ एलिजिबल अप टू 50,000 ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, इफ यू वांट प्लीज एंजॉय आवर फैसिलिटी। ऐसा आपके पास मैसेज आ जाए। अगर आपकी दिल की ख्वाहिश है तो आप जाके उसके लिए अप्लाई कर दो, बैंक आपको दे देगा, अपने आप नहीं देता बैंक। ओके, समझ में आ गई बेटा बात सबको, यस और नो? यस सर, यस। ओके, अब एक काम करो, टाइम अपना फिनिश होने वाला है, तो 10 मिनट्स के लिए ये हम सेकेंडरी वाले फिनिश कर रहे हैं पूरे अभी फटाफट से। तो जल्दी से 10 मिनट्स के लिए मीटिंग को रिज्वाइन कर लो सेम लिंक से, फास्ट जल्दी आ जाओ, है ना।